नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स टू दिस लेटेस्ट एपिसोड ऑफ ऑथर्स एंड बुक्स के इस ताज़ा एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ आज निधि शर्मा जी हैं। आज हम उनकी किताब पर चर्चा करेंगे। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद अरुण जी। जी, और मैं निधि जी से क्विकली परिचय करवा देता हूँ अपने दर्शकों का। निधि जी लगभग 2.5 दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। फिलहाल इकोनॉमिक टाइम्स में हैं। शी इज एन ऑथर, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और 2008 का यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उन्होंने कवर किया है। देश विदेश की कई यात्राएं की हैं। और ये पुस्तक जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, शी द लीडर, जो है विमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। और ये एलएफ कंपनी ने छापी है। एलएफ रूपा पब्लिकेशंस का एक इम्प्रिंट है। और इस किताब की कीमत 999 रुपये है। ऑनलाइन में आपको थोड़ा सा डिस्काउंट ज्यादा मिल सकता है, तो मेरे दर्शकों से आग्रह है कि ये पुस्तक जो है वो खरीदें। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शी द लीडर, विमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो है ये निधि शर्मा जी की पुस्तक है। और ये पुस्तक जो है वो लगभग 360 पेजेस की पुस्तक है। इसमें आपको अच्छा रेफरेंस मटेरियल भी मिल जाएगा। किताब के बारे में मैं ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर उसके बाद हम निधि जी से बात करेंगे। ये किताब 17 महिला नेताओं की जीवन की कहानी है, जिन्होंने संघर्ष किया। और राजनीति, जो कि हमारे यहाँ पे एक मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स रही है, उसमें भी उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। और देश को, देश के पब्लिक डिस्कोर्स को, देश की पॉलिसीज को, देश की डायरेक्शन को बहुत हद तक प्रभावित भी किया। तो और इसमें आपको कई ऐसे नाम मिल जाएंगे जिनके विषय में खासकर उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे मेघालय की अम्प्रीन लिंगदो जो है, जो शायद आखिरी चैप्टर भी है किताब का। तो इसलिए ये किताब जो है, मुझे लगता है रिसर्चर्स के लिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स के लिए, जर्नलिस्ट्स के लिए, जो भी कोई भारतीय राजनीति में रुचि रखता है और जो भी महिला संबंधित विषयों में रुचि रखता है, उसको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। एंड स्पेशली आई वुड रिकमेंड दिस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स। It's a highly motivational book also, because these stories are very inspirational and these are real life stories. तो निधि जी, पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपकी ये किताब जो है किस मायने में जो है खास है, और क्या इसका यूएसपी है, क्या इसका कोर है, और पाठक जब इसको पढ़ें, रीडर्स जब इसको पढ़ें, तो क्या एक्सपेक्ट करें इस किताब को पढ़ते, और किन किन पक्षों पर जो है वो थोड़ा ज्यादा जो है वो ध्यान दे सकते हैं। तो आप बताएं। अ, अरुण जी, सबसे बड़ी बात इस किताब में जो है वो है कि हमें अभी तक सारी महिलाओं की पॉलिटिकल जर्नी पता चलती है। क्या संघर्ष रहे हैं, क्या उनकी पॉलिटिक्स रही है, क्या आइडियोलॉजी रही है। कहाँ हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक तो महिलाओं के ऊपर ऐसी कोई किताब आई नहीं है जिसके अंदर सारी महिलाएं, जो शुरुआत चाहे फ्रीडम स्ट्रगल हो वहाँ से लेके अभी तक कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स में जिन महिलाओं का योगदान रहा है, या जिनको कहते हैं कि इनकी तरफ देखना चाहिए और ये आगे की फ्यूचर लीडर्स रहेंगी। एक कोई भी रिसर्च किताब नहीं है जहाँ विच वी कैन कॉल वन स्टॉप शॉप जिसे कहते हैं, कि वो हर चीज पे ध्यान रहे और सारी उनकी पॉलिटिक्स एज वेल एज पर्सनल जर्नीज। देखिए, जब भी हम इंदिरा गांधी के बारे में बात करते हैं तो हम ये नहीं उनकी तरफ तवज्जो देते हैं कि देखा जाए तो एज अ सिंगल मदर शी वाज आल्सो रेजिंग 2 बॉयज उस टाइम पे। हम इस स्ट्रगल को ज्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जैसे एक मेरा अध्याय है प्रतिभा पाटिल के ऊपर। तो उन्होंने उसमें बात की है कि जब उनको पॉलिटिकल मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता था तो कौन देखभाल करता होगा उनके 2 बच्चों की। ये जो एस्पेक्ट होता है वो कहीं पे भी आप देखेंगे मेंशन्ड नहीं होता, जिसमें
एक और यूनिक बात जो है इस पुस्तक की, वो ये है कि जो जो महिलाएं हैं जो लिविंग हैं, सबको सबने इंटरव्यूज दिए हैं मुझे, और एक्सेस दिया है कि उनकी दिनचर्या कैसी रही, उनकी स्ट्रगल्स कैसी थी। जैसे एक मैं आपको इसमें से एक वाकया बताऊंगी। जब प्रतिभा पाटिल जी मुझे ये बोलती है कि मैं कभी भी सामने से नहीं जाती थी अगर मुझे इनको छोड़ के जाना होता था। ये जो एस्पेक्ट होता है, ये अ, महिला नेत्रियों के बारे में एक यूनिक एस्पेक्ट है, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। ना ही किताबों में बात होती है, ना ही आप अगर समाचार पत्र पढ़ेंगे, ना ही टीवी प्रोग्राम्स पे, कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखेगा कि महिलाएं इसके बारे में ओपनली बात कर रही हैं। स्मृति ईरानी जी को ही ले लीजिए आप, तो उन्होंने ये बोला कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था जब मैं शुरुआती दौर उनका काफ़ी स्ट्रगल्स वाला रहा था। ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो सक्सेसफुल हैं तो उनके सामने चैलेंजेस कम रहे होंगे। तो मतलब आपको तो पता ही है, चाहे कोई भी फ़ील्ड हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, अगर आप एक पेरेंट हैं, तो आपको अपने बच्चों का भी ख़्याल रखना पड़ता है। और शायद हमारी सोसाइटी ऐसी है, जब हमारी उम्मीद महिलाओं से थोड़ी ज़्यादा रहती है कि वो उनका घर की तरफ थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। तो सभी महिलाओं ने ये ज़रूर बोला कि हमें बच्चों के टाइम पे, जब बच्चे छोटे थे, तो हमारे पास बहुत चैलेंजेस थे। हमें घर भी सँभालना होता था, अपनी पॉलिटिक्स भी देखनी होती थी। स्मृति ईरानी के अगर आप एग्ज़ाम्पल लें, तो उस टाइम वो टीवी स्टार थीं और वो शूटिंग वग़ैरह कर रही थीं। तो जब वो पहली बार राजस्थान इलेक्शंस में इन्वॉल्व हुईं, तो 2003 की बात है शायद। तो उन्होंने कहा कि मैं शूटिंग खत्म करती थी और बच्चों को सुलाती थी और रात की फ्लाइट लेके मैं जाके पार्टी का काम करती थी। फिर अगले दिन सुबह वो फिर से मतलब वापस फ्लाइट लेती थी अपना काम करके और फिर वापस पहुंचती थी, और उनकी बेटी उस टाइम बहुत छोटी थी, मतलब वो गोद की ही थी। तो ये जो होता है, ये एक यूनिक एस्पेक्ट सारी महिलाओं ने इस किताब में डिस्कस किया है। दूसरा जो उन्होंने डिस्कस किया है, वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। और जो मेरे लिए एक कहिए लर्निंग थी अरुण जी, कि हम सोचते हैं कि जैसे कानीमोरी जी का एग्जाम्पल लेती हूँ, मैंने उनको प्रोफाइल किया हुआ है। तो हम सोचेंगे कानीमोरी जी जो है वो करुणानिधि की डॉटर हैं, तो उनके लिए ये कम स्ट्रगल्स होंगे क्योंकि पिताजी तो चीफ मिनिस्टर थे। और अगर मैं कविता कल्वकुंतला का एग्जाम्पल लूँ, तो जब किताब लिखनी शुरू की थी और जब उन्होंने पॉलिटिक्स शुरुआत की थी, तो उनके पिताजी भी बन गए थे तब तक चीफ मिनिस्टर। तो हम सोचते हैं, जिनको मैं बोलती हूँ इनहेरिटर्स, कि जिन्होंने अपनी पॉलिटिक्स कहीं से इनहेरिट की है, हम सोचते हैं कि क्योंकि ये पैदाइशी, इनकी पैदाइश ही एक पॉलिटिकल फैमिली में हुई है, तो हम सोचते हैं इनके स्ट्रगल्स थोड़े कम हैं। इनके भी स्ट्रगल्स हैं, और जो सबसे मेरे लिए चौंकाने वाली बात ये थी कि इनको भी एक तरीके का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा है। ये नहीं है कि इनका रास्ता आसान था, आराम से ये पॉलिटिक्स में चली गई। जो इनके सामने चैलेंजेस थे वो डिफरेंट थे। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि जो ग्रास रूट्स से एक कार्यकर्ता ऊपर पायदान पे चढ़ता है उसके लिए डिफरेंट होते हैं, उसके लिए ज्यादा भी होते होंगे, लेकिन इन महिलाओं के लिए भी होते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट था। मैंने पूछा कानीमोरी जी से, तो कि आपको कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो उन्होंने कहा पहली बात, क्योंकि मैं करुणानिधि जी की डॉटर थी, इसका मतलब ये था मेरा कंपैरिजन हमेशा मेरे फादर से होता रहा कि ये फादर के मुकाबले, भाई के मुकाबले कैसी वक्ता हैं, बोलती हैं कि नहीं, और वो बाय नेचर थोड़ी शाय हैं। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत झिझक होती थी, पहले पब्लिक स्पीकिंग में झिझक होती थी। वैसे ही अगर मैं कविता कल्वकुंतला जी का एग्जाम्पल लूँ, तो उन्होंने कहा मैंने प्रॉपर जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, मैं यहाँ पे आने की वाली पॉलिटिक्स, इन दिल्ली की पॉलिटिक्स ऑल इंडिया पॉलिटिक्स होती है, तो मुझे एज अ पार्लियामेंटेरियन सब कुछ आना चाहिए था, किस पे बोलना है। वो ये नहीं है कि सिर्फ मुझे पोलावरम डैम के ऊपर बोलना पड़ेगा, मुझे इकोनॉमी पे भी बोलना पड़ेगा, मुझे दूसरी चीजों बिल्स पे बोलना पड़ेगा।
तो बोले मैंने पूरा मेरी क्लासेस होती थी, मैंने एक्सपर्ट्स को हायर किया। तो ऐसा नहीं है इन महिलाओं के सामने चैलेंजेस कम थे, बहुत चैलेंजेस थे, सबके चैलेंजेस होते हैं। तो इस किताब में जो है मैक्सिमम महिलाओं ने, जो नेत्रियां हैं, उन्होंने एक्सेस दिया, अपनी जर्नी के बारे में बात की, और बहुत ही सहज तरीके से, और खुलापन था उस बातचीत में। तो ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा हमारी किताब के अंदर भी। तो ये रिसर्च भी है इस किताब में। इस किताब में एक पर्सनल जो टच है, जो महिलाओं ने प्रोवाइड किया है, वो बहुत ज्यादा है। तो आपका क्राइटेरिया चूज करने का, क्योंकि महिला नेता तो बहुत सारी हैं, जी और हालांकि वैसे अपेक्षाकृत पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है संख्या, पर फिर भी वी हैव सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट, आई वुड से रीजनेबली लार्ज पूल ऑफ विमेन लीडर्स, एंड स्पेशली आप कवर कर रही हैं शुरू से, जो है आपने पिछले लगभग 70-80 साल का पूरा जो है वो कवर किया है। तो आपने क्राइटेरिया क्यों रखा? क्योंकि कारण ये है कि मैं जब इसकी जो है वो सूची देख रहा था, जो है, तो उसमें मुझे राबड़ी देवी जो है, उनका नाम जो है वो नहीं दिखा। वो मिसिंग। बिहार की चीफ मिनिस्टर भी रही। जी, जी, बिल्कुल। तो तो ये जो सवाल है मुझसे हर कोई पूछते हैं, और एक क्राइटेरिया जो रखा गया था वो ये था, इससे पहले आप पूछे मैं ही बता देती हूँ, सब पूछते हैं निर्मला सीतारमण जी क्यों नहीं? क्योंकि देखा जाए तो फुल फ्लेजेड फर्स्ट वुमन फाइनेंस मिनिस्टर है। उमा भारती क्यों नहीं? तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो मैंने रखा था वो ये था कि एक पॉपुलर इलेक्शन उन महिलाओं ने जीता हो, लोकसभा नहीं तो एमएलए। इसमें फिर बात आती है बृंदा करात क्यों इंक्लूडेड है, मैं उस पर अभी फिर से आऊंगी। तो पहला क्राइटेरिया था कि उन्होंने एक पॉपुलर इलेक्शन जीता हो, और दूसरा हर पार्टी की तरफ से हो, तीसरा जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मेरा खुद का ये मानना है अरुण जी, कि हम नॉर्थ ईस्ट को बहुत निग्लेक्ट करते हैं। आप खुद इतने एक्सपीरियंस पत्रकार रहे हैं, आप हमारे सीनियर रहे हैं। आपने भी ये देखा होगा कि बहुत कम समाचार पत्र हैं जिनके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपरली स्टेशन्ड पत्रकार हैं। मैक्सिमम जो होंगे वो आप देख लीजिए, एक पत्रकार होंगे असम में, गुवाहाटी में स्टेशन, पर वो भी काफी बार नहीं होते हैं। अ, पूरा जो बड़े अखबार हैं उनके पूरे ब्यूरो होंगे गुवाहाटी में, फिर स्ट्रिंगर्स होते हैं। मुझे हमेशा ये लगता है कि हम नॉर्थ ईस्ट को एज एज अ नेशन हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, खबरें नहीं आती हैं मेन स्ट्रीम में। अभी सबके सामने मणिपुर की वो है वारदातें हैं, और एग्जाम्पल बहुत बड़ा है। अब उसमें देखिए अगर खबरें नहीं आती हैं, प्लस एक बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट है कि महिला ड्रिवन पॉलिटिक्स भी होती है, महिला ड्रिवन सोसाइटी है जिसको मैट्रीलिनियल सोसाइटी कहते हैं, और उसमें जो महिलाएं होती हैं वो ही हेड ऑफ द फैमिली होती हैं। तो मुझे ये बहुत ही एक एस्पेक्ट लगा, जो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ है। वहां की पॉलिटिक्स जब मैं डेटा की तरफ गई, तो मैंने देखा कि काफी स्टेट से तो एक भी महिला एमपी तक नहीं आई है। तो मुझे ये चाहिए था कि एक तो मुझे ये पता था कि सब पॉलिटिकल पार्टी से एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि हम सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की तरफ ही खींचे। दूसरा था रीजनल पॉलिटिशियंस। जब भी मैंने लोगों से पूछा कि आप साउथ इंडियन वो बताइए महिला पॉलिटिशियन, सब जयललिता जी के तक आके रुक जाते थे। यहाँ तक कि अभी मैंने रिसेंटली एक टॉक दी थी जिसके अंदर मैंने बच्चों से पूछा, सिंधिया स्कूल के बच्चे थे, मैंने कहा आप बताइए मुझे कि कानी मोरी जी कहाँ से हैं, तो सब थोड़ा रुक गए। फिर सबने कहा वो करुणानिधि की डॉटर है ना। तो अभी तक वो कब इलेक्ट हुई थी, तो अभी तक वो राज्यसभा की एमपी रही, फिर लोकसभा में आई। तो इतने टर्म्स होने के बाद, 3 टर्म, भी लोगों को उनकी ये आइडेंटिटी है कि वो करुणानिधि की डॉटर है। तो खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या क्राइटेरिया रहा, तो एक तो था उन्होंने पॉपुलर इलेक्शन लड़ा हुआ हो, और दूसरा था कि हर पॉलिटिकल पार्टीज, तीसरा था जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगेन
ये जो किताब है वो 4 भागों में हमने डिवाइड की है, जिसमें पहला है जो कि पायनियर्स रहीं, ट्रू तरीके से बिल्कुल सही मायने में पायनियर्स रहीं। तो उसमें हम इंदिरा गांधी जी को कभी निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी तक हमारी ओनली प्राइम मिनिस्टर, वुमन प्राइम मिनिस्टर रही हैं। दूसरा मैंने चयन किया सुचेता कृपलानी जी का। उनकी पॉलिटिक्स अरुण जी मेरे लिए भी एक एजुकेशन थी। हाँ, मैं सुचेता कृपलानी वाले पे ही जो है थोड़ा चाहता हूँ कि आप एलाबोरेट करें, क्योंकि उनके विषय में इवन जो अभी कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स को रिपोर्ट कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं, या इवन जो ऑपेड राइटर्स भी हैं, सो दे हार्डली मेंशन, इनफैक्ट आई थिंक इट्स आल्सो लार्जर इशू, बिकॉज हम पूरी समाजवादी पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, लेकिन हम लोहिया के बारे में चर्चा ही नहीं नहीं करते बात हैं। करते हैं। समहाउ जो है वो शायद गूगल के फर्स्ट पेज पे जो एंट्रीज आ जाती हैं उसके बियॉन्ड जो है वो, मैं कई बार टेलीविजन डिबेट्स में भी जाता हूँ, तो मैं उसमें देखता हूँ कि जो एंकर्स हैं, विद नो ऑफेंस मेंट टू देम, समय कम होता है तो रिसर्च जितनी, बट आई डोंट रिकॉल व्हेन somebody had mentioned डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई एम सेइंग सुचेता कृपलानी। मतलब अभी ये 33% जो महिलाओं को आरक्षण मिला संसद में और विधानसभाओं में, जो बिल आया और पास हुआ, पूरी चर्चा हो गई। मैंने पूरी चर्चा में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मुझे पूरी चर्चा में सुचेता कृपलानी जी का नाम सुनने को नहीं मिला। नहीं, नहीं कभी नहीं तो मिला। थोड़ा सा उसके विषय में भी आप तो बात कीजिए। मेरा चयन इसलिए था क्योंकि देखिए अरुण जी आप इतने किताबें लिख चुके हैं, ये एक हमारे लिए भी, ऑथर्स के लिए भी एक लर्निंग कर्व होता है। हमें भी चाहिए कि हम जानते तो है नहीं, आप इतनी रिसर्च करते हैं, आपकी खुद की लाइब्रेरी है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि अ, जो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी लर्निंग होती है। तो मैंने चयन इसलिए किया क्योंकि जो आप बता रहे हैं फैक्टर, वही बिल्कुल वही था कि अभी तक हमें जानने को नहीं मिलता। और अगर हम सुचेता कृपलानी बोले, अगेन उनकी आइडेंटिटी है आचार्य कृपलानी की पत्नी, पर उनकी ये आइडेंटिटी नहीं है। अगर हम जाएं बिल्कुल, तो वो एक एकदम अपनी आइडेंटिटी वाली एक महिला थी, जिनकी जो मेरे लिए भी बहुत बड़ा एजुकेशन ये था कि उनको गांधी जी ने भेजा था नोआखाली में कि जो वहां पे दंगे हो रहे हैं हिंदू मुसलमान, एक तो आप हमें असली रिपोर्ट दीजिए और उनको शांत कीजिए। आपको पता है कि शुरुआत में आपने तो खैर किताब पढ़ी है, कि मैं बाकियों के लिए ये देखूं, दर्शकों के लिए, कि पहले वो गई थी आचार्य कृपलानी के साथ, क्योंकि नौखाली में वो खुद बंगाली थी। तो गांधी जी को लगा कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, उन्होंने ऐसे ही बोला, गांधी जी कीन नहीं थे कि उनको भेजें, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, मैं बंगाली हूं, तो मैं बंगाली में बात करके इजी हो जाएगा, लोग मुझसे ज्यादा खुलेंगे। अब आप भी पत्रकार रह चुके हैं, आपको भी पता है कितना बड़ा हमारे लिए जब इलेक्शन कवर करने जाते हैं, कितना बड़ा बैरियर होता है। और हम सोचते हैं ना खुलेंगे कैसे अगर हम उनकी भाषा जाने। तो आपको भी पता है कि साउथ इंडियन अगर हुए तो हमें वो हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स में भेजने में पहले एडिटर थोड़ा कतराते, तो वही वाली यू बात वोंट थी। गेट द फ्लेवर अदरवाइज। एग्जैक्टली। सो जी। जब तक वोटर जो है वो खुलता है, तब तक वो आगे जाने का टाइम हो जाता है। तो उसी तरीके से ये गई नौखाली एक हफ्ते के लिए, और एंड शी स्टेड ऑन फॉर मंथ्स। और उन्होंने वहां पे, और इनफैक्ट कृपलानी जी वापस आ गए और वो रुकी। अब आप देखिए, ये कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा कि एक महिलाएं हैं, उस टाइम का आप जमाना देखिए, इतनी इमेंसिपेटेड सोसाइटी नहीं होती थी, इतनी आगे नहीं जाती थी महिलाएं, फिर भी घूंघट होता था, घर के अंदर रहती थी। तो क्या चैलेंजेस रहे होंगे वहां पे। तो मेरे लिए ये एक और चीज थी कि मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। अरुण जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप बोल रहे हैं कि सुनने में नहीं आता है अगर उनका आपको ध्यान हो सुचेता कृपलानी जी की ऑटोबायोग्राफी का टाइटल, तो आप कृपया सुचेता। दर्शकों के लिए सुचेता। बता दें। जी। तो उनका उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी का सुचेता, वो खत्म नहीं कर पाई थी। और वो जो ऑटोबायोग्राफी है, वो एक ही प्रति बची है नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में, वो इन प्रिंट नहीं है। और
उसकी जो हालत है ना अरुण जी, अगर आप देखेंगे आपको दुख होगा, क्योंकि अब सब डिजिटल होने वाला है, तो ये सब रिकॉर्ड्स आएंगे। लेकिन अगर आप उसकी वो बिल्कुल, मेरे खोलने पे मुझे थोड़ा डर लगता था। और पतली सी एक किताब है और पढ़ने लायक है अरुण जी। इतनी सहज और इतनी सुंदर किताब है। शुरुआत होती है उनकी एक फोरवर्ड से, जो आप सोचेंगे कृपलानी जी, आचार्य कृपलानी जी के नेफ्यू ने लिखा है। और फिर कृपलानी जी ने एक इन मेमोरियम करके एक आर्टिकल लिखा है। क्योंकि ये जो थी किताब वो पूरी नहीं कर पाई थी, तो जो एंड का उनका सफर रहा वो भी कृपलानी जी ने पूरा पूरा किया था। लेकिन उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने ये बताया है कि क्या चैलेंजेस थे। वहां से मुझे ये भी पता चला कि वो अपने पास साइनाइड नहीं, जैसे बोला जाता है, वो साइनाइड रखती थी, आर्सेनिक रखती थी अपनी साड़ी के उसमें बांध के, क्योंकि उनको लगता था कि अगर मुझे मॉब अगर कोई पकड़ ले तो मैं पहले ही खाना, और उन्होंने ये खा लूंगी, उन्होंने ये सोर्स किया था एक डॉक्टर फ्रेंड कैलकटा से, उनसे सोर्स किया था। तो आप एक महिला नेत्री की एक चैलेंज देखिए, और वो बहुत सहज तरीके से ये बोलती हैं उस किताब के अंदर। और उन्होंने कहा मैंने कृपलानी जी को ये बात नहीं बताई थी, मैंने ये छुपा के रखी। जब मैं आ गई वापस नौखाली से महीनों बाद सा, तो तब मैंने उनको बताई। और ऑब्वियसली एक पति के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। पर ये छोटी छोटी चीजें झलकें देखने को मिली। एक और चीज, क्योंकि आपने उठाया सवाल कि लोग बात नहीं करते, आप सोचिए जब मैंने रिसर्च की तो मैंने उनके पेपर्स एक्सेस किए, पर्सनल जो पेपर्स जो उनकी खुद की लिखाई में है, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स में। जब मैंने इंडेक्स देखा अरुण जी, वो पेपर्स एक्सेस ही नहीं हुए हैं सिक्सटीज के बाद। तो आप देखिए कि हमारे जो रिसर्चर्स भी हैं, कि इतना लिखा नहीं गया है, और आपको खुद उनकी पॉलिटिक्स के बारे में आप अवगत हैं। तो अगेन, जब इंडिपेंडेंस हो गई, हमारे में इतनी भी लिटरेचर अभी है नहीं जो हमें बता सके कि अ, इन जो कांग्रेसी थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस टाइम की, उनकी क्या जर्नी रही। वो ये नहीं था कि नेहरू जी से सहमत थे। ये बात दूसरी है, उनकी पॉलिटिक्स इतनी एंटेगनिस्टिक नहीं होती थी जितनी अभी आप देख लीजिए, जो एक्रिमनी आपको दिखती है पार्लियामेंट में कि हम बात भी नहीं कर सकते सीधे, उस टाइम नहीं थी। लेकिन रास्ते अलग हो गए थे, तो ये भी लोगों को पता नहीं है कि रास्ते अलग हो गए थे। दूसरी यूनिक बात, हस्बैंड और वाइफ दोनों डिफरेंट पार्टीज में थे, और सेम पार्लियामेंट में, लोकसभा में बैठते थे। तो ये सफर बहुत इंटरेस्टिंग है, और इनकी जो पॉलिटिक्स है वो, मुझे लगता है पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स ही नहीं, सबको, इनफैक्ट बडिंग जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी पढ़नी चाहिए कि वो दौर क्या था और अब क्या है। हम निधि जी की मदद से एक बार कोशिश करेंगे कि अगर उसकी एक जिरोक्स कॉपी जो है वो जो सुचेता जी की ऑटोबायोग्राफी जी है जी, मेरे पास वो अभी निकल रिकॉर्ड पाई, नहीं और फिर उसको उस पे हम लोग एक बार, पूरा कार्यक्रम जो है चर्चा के लिए रखेंगे है। और निधि जी को भी उसमें जी जी। आमंत्रित करेंगे। और निधि जी, मुझे ये एडमिट करने में कोई गुरेज नहीं है कि मैंने सुचेता कृपलानी जी की इस ऑटोबायोग्राफी के बारे में पहली बार मैं आपसे सुन रहा हूँ। तो थैंक्स टू यू कि you have added one great book to my potential reading list in अरे नहीं 2024। नहीं, आप तो इतना पढ़ते हैं अरुण जी। नहीं नहीं, लेकिन ये बहुत ही, और मुझे लगता है दर्शकों के लिए भी एक बड़ा अच्छा रहेगा। और एक अब अंतिम प्रश्न आपसे मैं ये पूछूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आप खुद जो है पॉलिटिक्स कवर करती हैं इकोनॉमिक टाइम्स में, और लंबे समय से पॉलिटिक्स कवर करती रही हैं। 2024 के चुनावों के मद्देनजर विमेन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, आपको लगता है कि इट हैज कम ऑफ इट्स एज एंड इट्स गोइंग टू प्रूव, मतलब क्या उसका रोल रहेगा, एंड विच वे यू सी दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी गोइंग? क्योंकि जो आपने की किताब में मैं कंटेम्परेरी लीडर्स देख रहा हूं, उसमें सभी पार्टियों के अंदर हमने देख रहे हैं कि है सशक्त महिलाएं, जो है कम है लेकिन हैं। तो विच वे यू थिंक द 2024 के इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी का इम्पोर्टेंस, एंड which major political party is handling it in a better way? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप स्टेट इलेक्शंस देखें,
ऑनवर्ड्स 2015 से ये ट्रेंड देखना शुरू हो गया था हमें कि अगर आप देखें तो धीरे-धीरे स्टेट्स में ये आ गया है कि जो विमेन वोटर टर्नआउट है, वो पुरुषों से ज़्यादा है। महिलाएं आगे बढ़ के आ रही हैं और ज़्यादा महिलाएं आ रही हैं। और आप अभी भी जो चुनाव हुए, जो विमेन वोटर्स थी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में वो ज़्यादा हैं, जो रेशियो मानते हैं और जो मैं हमारा। दर्शकों को बता दूं कि निधि जी जो है वो, उन्होंने ये जो 5 विधानसभा के चुनाव जिनके परिणाम दिसंबर में आए, 2 दिसंबर को जो आए, और उसके दौरान जो है वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये बात कर रही है, क्योंकि मेरी उनसे चर्चा हुई थी। तो छत्तीसगढ़ शी ट्रेवल्ड एंड शी कवर्ड नो द इलेक्शनरिंग इन छत्तीसगढ़। तो इसलिए इट्स अ वेरी ऑथेंटिक थिंग विच शी इज सेइंग। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट आई वांट टू शेयर विद माय व्यूअर्स। जी निधि। तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों में मैं गई थी, तो मैंने ये देखा वहां पे छत्तीसगढ़ का जो रेशियो था अरुण जी, वो फॉर 1000 मेन महिलाएं जो थी 1012 हो चुकी थी, मतलब दे आउटनंबर्ड मेन वोटर्स। तो अगर आप ये देखें कि यानी कि महिलाएं एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, लेकिन अगर मैं राजस्थान में जब मैंने ट्रैवल किया, तो अरुण जी फिर भी जो एक पैट्रियार्कल माइंडसेट था कि जिस तरीके से परिवार निर्णय कर लेगा मैं उसी तरह जाऊंगी, वो था। एंड दिस इज आयरॉनिकल बिकॉज वहां वसुंधरा राजे सिंधिया जो है, ये फॉर मोर देन वन पैट्रियार्कल शी हैज बीन चीफ मिनिस्टर देयर। सो दिस जी दिस इज ट्रूली डाइकोटमी आयरॉनिकल। जी। तो लेकिन आप देखिए ये बिहार में से भी आपको दिखता है। ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं वो ज्यादा निकल के पुरुषों से ज्यादा निकल के आ रही हैं। मैं एक आपसे वाकया शेयर करती हूँ। मैं गई थी चित्तौड़गढ़, वहां पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट था। भैरव सिंह शेखावत जी का के जो दामाद थे नरपत सिंह राजवी, वो खड़े हो रहे थे। उनको दिया कुमारी जी उनकी सीट पे उनको उतार दिया था, तो उनको शिफ्ट किया उनकी पुरानी सीट चित्तौड़गढ़ में। और राजस्थान के जो कैबिनेट रैंक के एक कांग्रेस से वो खड़े हुए थे, कैबिनेट रैंक था उनका, तो दिग्गज खड़े हुए थे। भाजपा के ही सिटिंग एमएलए ने वहां से बगावत कर दी थी और वो वहां से खड़े हो रहे थे एज एन इंडिपेंडेंट। तो मुझे लोगों ने बोला, उनका नाम है आख्या, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जरूर वो सीट चंद्रभान सिंह आख्या की सीट जरूर देके आइएगा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे अरुण जी, मैं जब उनकी एक पहली पब्लिक मीटिंग में गई, एक एससी विलेज था डोमिनेटेड, और उस दिन प्रियंका जी की रैली थी मेन सिटी में। मैं थोड़ा रूरल एरिया में आई, इनकी पहली पब्लिक मीटिंग थी, छोटी छोटी पब्लिक मीटिंग्स कर रहे थे उस दिन। तो मैंने उस दिन जब देखा, तो उनका पूरा ध्यान महिला वोटरों पे था। उन्होंने कहा उनका सिंबल चेंज हो गया था, तो बहुत बड़ा चैलेंज था अरुण जी, आपको भी पता रहेगा कि भाजपा के सिंबल से वो ये चाह रहे थे कि कुकर की का सिंबल मिला था, कुकर पे मैं निशान लगवाऊंगा, मतलब बटन दबाना है। तो उन्होंने मुझे एडमिट किया कि मेरे पास 2 या 3 सिंबल्स के वो थे, चॉइस थी। मैंने कुकर इसलिए यूज किया कि महिलाओं को पता चल जाएगा कि कुकर की सीटी। उनका पूरा पूरा कैंपेन उस दिन मैंने देखा, वो बोलते थे कुकर ले लेके महिलाएं सर पे आती थी, और उन्होंने कहा महिलाओं को बोलते थे, पहले महिलाओं को एड्रेस करते थे कि कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे बताइए। दूसरी वो चीज बोलते थे, पुरुषों को खाना मत देना जब तक वो वोट ना करके आए। तो आप देख रहे हैं क्या मैसेजिंग थी, और ये मैसेजिंग कांस्टेंट रही। मैंने उनको 5 गांवों तक देखा, कांस्टेंट मैसेजिंग थी अरुण जी। शोज क्या इंपॉर्टेंस है। अब नेशनल लेवल पे आते हैं। अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी हमारी उज्ज्वला बेनिफिशियरी के घर में गए, और 10 करोड़ आप भी जो जी बेनिफिट। 10 करोड़वीं जो उज्ज्वला बेनिफिशियरी थी। मतलब क्या हुआ इसका, उन्होंने पूरी की पूरी उनसे चाय उन्होंने चाय पी।
चाय पी, उनसे बोला अरे आप मीठी चाय बनाती हैं। हम्म। आप देखिए एक और साथ में ये सहज, भी कहा कि मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैं भी चाय क्योंकि वाला चाय हूँ। वाला हूं, हाँ हाँ। आप देखिए एक तरीके से, खैर ये तो मास्टर स्ट्रोक था अरुण जी, आप भी देखेंगे कि हम्म। क्या क्या कनेक्ट है। अगर मुझसे भी ऐसे कोई सहज तरीके से बात करे कि चाय की, और किचन में बैठ के कि अच्छा कितने कितना मिला इस घर के लिए, किसी को ब्राइब देनी पड़ी, तो ऑल ऑफ दैट। तो हम्म। खैर वो तो हमारा डिफरेंट हुआ। इस पे भी हम लोग करेंगे एक प्रोग्राम। हाँ, दी बिल्कुल। द मास्टर क्लास which On Prime Minister gives on communication every time he ventures on. every time, and it's a learning experience for all of us. हम्म। ये तो आप ये जो है, क्यों गए वो महिला से क्यों बात कर रहे हैं, महिला, और आप देखिए ये सशक्त महिला है, उन्होंने पूरा बताया। ये महिला वो नहीं है अरुण जी, जो जिनको पता ही नहीं है कि घर में कितना पैसा आ रहा है। उन्होंने प्रॉपरली किश्त बताई कि इतनी किश्त आई, एक पहले उन्होंने कहा एक किश्त में मिल गया, उन्होंने कहा नहीं मेरे को 3 किश्तों में मिला। आपको और क्या मिला? नहीं प्रधानमंत्री जी, पानी भी आ गया है। तो आप देखिए अरुण जी, आप तो यूपी से भी काफी जुड़े हुए हैं, आप ट्रैवल भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश का 22 का इलेक्शन, जब हम सब पत्रकारों ने ये लिखा लाभार्थी, पहली बार हमने वो यूज किया था। तो लाभार्थी कौन है? ये लाभार्थी, ये सारी लाभार्थी महिलाएं हैं। यही एग्जाम्पल हम लोगों को दिखता है बिहार में, जहां नीतीश जी ने पूरी अपनी जो प्रोहिबिशन वाली पॉलिसी थी, ही गॉट इट फॉर दैट, राइट, टू एड्रेस द वुमेन। जो मुझे काफी कुछ लगता है बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, जो कांग्रेस ने काफी अपना वोट शेयर लूज किया, सीटें लूज की, वो इससे भी था क्योंकि शराब बंदी जो उन्होंने प्रॉमिस की थी वो नहीं की, और महिलाओं को ये बहुत इफेक्ट कर रहा था। तो महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैं यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी लूंगी, यहाँ पे आपके थोड़ा समय लूंगी। महिलाएं इंपॉर्टेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज उतनी टिकट्स दे रही हैं। टिकट्स नहीं मिल रही हैं, और हम ले आए हैं वो 33% रिजर्वेशन का बिल हमने पास किया है पार्लियामेंट में, पर महिलाओं को की टिकट्स नहीं मिल रही हैं। एक एग्जाम्पल, जो अभी तेलंगाना में आपको याद रहेगा, याद होगा कि केसीआर ने, जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, और उनकी बेटी कविता कल्वकुंतला ने चिट्ठी लिखी थी प्राइम मिनिस्टर को कि आपको 33% का रिजर्वेशन बिल लेके आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो कितनी महिलाओं को तेलंगाना राष्ट्र समिति बीआरएस ने दी थी 8%, सबसे कम इन्होंने दी थी। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा, भाजपा ने उससे एक कम। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट है तो उनको एक सामने रिप्रेजेंटेशन मिलना भी इंपॉर्टेंट है, जो नहीं हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। Political parties have to walk the talk, They have to basically. walk the talk. And then the very interesting thing that comes is winnability criteria. तो जहां पे उनको लगता है महिला के लिए ये सीट निकालना पार्टी के लिए मुश्किल है, तो वो क्या करते हैं, महिला को टिकट दे देते हैं, और फिर बोलते हैं कि देखिए महिलाएं तो जीतती नहीं है। तो ये हम्म। देखिए, चित भी मेरी मेरी और पट भी मेरी। तो वो तो फिर गलत है। आप देखिए हम्म। कांग्रेस का ही कि जो 22 का इलेक्शन लड़ा कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में, लड़की हूं लड़ सकती हूं, आपको याद ही, एक बहुत ही कैची स्लोगन दिया। जी जी। वहां पे उन्होंने 40% सीटें दी महिलाओं को। हम्म। उसी के साथ पंजाब के इलेक्शंस हो रहे थे, वहां पे 20% भी नहीं हुई थी, हम्म। इनफैक्ट 10% उन्होंने महिलाओं को टिकट्स दी, क्योंकि वहां पे उनको पता था कि स्टेक्स आर हाई, तो हम लोगों को जीतना है, इसलिए। नहीं, मुझे लगता है आई थिंक अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होगा। और एक मैं आपसे और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि चूंकि आप काफी समय से पॉलिटिक्स कवर कर रही हैं और सब वो है, सो व्हेन यू मीट ए पॉलिटिकल पीपल, ठीक है ना, जो है ऑल ऑफ अस हैव नेफ्यूज, नीसेस, सन्स, डॉटर्स जो है, और एक्सटेंडेड उसमें आपको लगता है कि जैसे पुरुषों में तो ये है, जो मैंने देखा है पुरुष समाज में तो ये है ज्यादा, मेल्स में, कि बहुत ज्यादा लोग मतलब जो थोड़ा सा बाहुबली टाइप के होते हैं, या जिनका कुछ रेगुलर काम में मन नहीं लगता,
तो वो राजनीति इस जो है में जाने का उनका वो रहता है। मतलब अगर घर में कोई बच्चा हमारे यहाँ जब बड़ा हो रहा होता है तो कोई भी उसे ये नहीं कहता कि बेटा तुम्हें पॉलिटिक्स में जाना है, ठीक है बिल्कुल। ना। दैट इज नॉट सीन एज अ करियर ऑप्शन, और दैट इज नॉट सीन एज अ गुड चॉइस। एक इमेज ऐसी है कि पॉलिटिक्स में जो भी जाता है वो बेसिकली बहुत क्लीन व्यक्ति नहीं होता है जो है। और जो हमारे देश की राजनीति का चरित्र है उसके कारण एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स आर देयर। तो लेकिन महिलाओं में अगर जो है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस भी काफी ट्रैक करता हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज जो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर जो है बड़ी तादाद में लड़कियां जो है वो चुनाव लड़ रही हैं, जो है स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस जो हैं। और नॉट ओनली इन बेसिकली दिल्ली और इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जो है बाकी जगह पर भी जो है वो हो रही है। तो लड़कियों में, या जो है आपको लगता है कि वन एक एक टेंडेंसी होगी कि हाँ भाई हमें जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है। हाउ डू वुमेन लुक एट इन टर्म्स ऑफ, आई शेयर द पर्सपेक्टिव विद इट, हाउ जनरली men basically look at it, जो है इट्स अ शॉर्टकट टू मनी, सक्सेस, फेम, ऑल काइंड ऑफ थिंग एंड पावर जो है। लेकिन विमेन हाउ डू दे लुक एट इट, क्योंकि आपने इन सबके साथ इंटरेक्शन भी किया, 17 जो है आपने प्रोफाइल किए हैं। और देखिए, ये पॉलिटिकल जो है, जो हमारी जो यंगर जनरेशन है, क्या ये राजनीति में महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो राजनीति में जाने में रुचि रखती हैं या मुझे तो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, नहीं, मैंने तो ये तक देखा है कि मैंने यंग वुमेन को बिल्कुल भी इंटरेस्टेड देखा नहीं है। अब देखिए, जो आपने बोला कि स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शंस में बहुत महिलाएं, बहुत लड़कियां आती हैं सामने। हाँ, बिल्कुल आती हैं, लेकिन कहाँ तक ग्रो करती हैं अरुण जी? अगर मैं वो इलेक्शन जीत लूँ, तो मेरे लिए क्या है? पहला पड़ाव मेरे लिए काउंसलर इलेक्शन हुआ। फिर हम घूम फिर पे कर उसी बात पे आ जाते हैं कि क्या मुझे टिकट्स मिल रही हैं? लोकल बॉडी इलेक्शंस में मिलती हैं, क्योंकि वार्ड्स, और आपने देखा ये पंचायत जो है हमारे पास, रिजर्वेशन एक है तो इसलिए आपको देना ही डेफिनेटली पड़ेगा। तो आपको देना ही है। हम्म। आपको ये भी याद होगा कि जैसे दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर की जो पोस्ट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होती है, 3 बार की रोटेशन। तो वहां पे आपके लिए अनिवार्य हो जाता है, वो आपके पास चॉइस नहीं रहती है, तो वहां आप दे देते हैं। लेकिन काउंसलर से या पंच से क्या महिलाएं, इलेक्शन इतने टाइम पहले जो हमारा रिजर्वेशन था, एक नेचुरल प्रोग्रेशन होना चाहिए था। फ्रॉम देयर वी हैव अ प्रॉपर बेस ऑफ विमेन, तो वो वहां से एमएलए और एमपी बन जानी चाहिए थी। अब तो 30 साल से ऊपर हो गया है, बन जानी चाहिए थी। काफी स्टेट्स में तो 50% है। हम्म। तो अभी तक बनी नहीं है, यानी कि एक स्प्रिंग बोर्ड तो है, लेकिन प्रमोशन कहां तक हो रही है वो नहीं है, पहली बात। दूसरा, अभी भी राजनीति को एक खराब नजर से देखा जाता है, क्योंकि आप देखिए प्लेटफॉर्म कहाँ है हमारे पास। अगर मैं आज की डेट में बोलूं कि मेरे बच्चे आईआईटी में एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो हमें पता तो है ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, हमें ये भी पता है कि कितनी मुश्किल होती है, क्या सवाल है पूछे जाते हैं, क्या मेरे क्वेश्चन पेपर क्या होता है, चाहे वो लॉयर हो चाहे वो डॉक्टर हो, नीट देना पड़ता है। वी नो हाउ इट गोज। बट क्या बनना पड़ क्या चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन कोई चाहिए कि आप इस तरीके से पॉलिटिशियन बन सकते? वो कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, महिलाओं को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि उनको, उनकी लंबी लड़ाई होती है, तो कौन चाहेगा? मैं तो नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी मतलब 11वीं 12वीं में जब हम बात करते हैं, इनफैक्ट 9th से ये बात स्टार्ट हो जाती है, मुझे नहीं लगता मैं अपने दोनों बच्चों में से किसी को भी बोलूंगी कि पॉलिटिक्स आपके लिए एक ऑप्शन है। ऑप्शन नहीं है अरुण जी। अभी भी एक मॉडर्न परिवार, नॉन पॉलिटिकल परिवार में ऑप्शन नहीं है। आपको याद ही होगा, राहुल गांधी ने एक वो एक्सपेरिमेंट किया था कि हम इलेक्शन करेंगे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करेंगे। पहले कौन चुन के आए? आपके यूथ कांग्रेस के नेता के बेटे, तो पोते। तो मेरा ये प्रॉब्लम है कि एक इकलौती एनसीपी पार्टी है जिसके अंदर युवती कांग्रेस है, यानी कि समवेयर बिटवीन स्टूडेंट्स एंड यूथ,
यू हैव अ यूथ विंग फॉर द गर्ल्स। जब आप 20 के ऊपर हैं लेकिन आप 25 के नीचे हैं या 30 के नीचे हैं, तो आपके लिए क्या फोरम है? तो युवती कांग्रेस, नेशनल युवती कांग्रेस कांग्रेस है। एटलीस्ट एक फोरम तो है जहां पे मैं जाके एक एनरोल तो कर सकती हूँ। लेकिन और किसी पार्टी में नहीं है ये। तो मैं क्या बोलूं, मेरा मेरा नजरिया क्या है, मतलब व्हाट इज द वे टू रीच दैट गोल? आई डोंट हैव अ वे, आई डोंट हैव अ कोर्स, आई डोंट हैव ट्रेनिंग। तो क्या मतलब जरूरत क्या है, किस तरीके से वो सफर तय किया जाए? एक चैलेंज है ये। थैंक यू वेरी मच निधि जी, आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। और मैं एक बार फिर से जो है वो अपने दर्शकों को बता दूं कि ये पुस्तक जो है शी द लीडर विमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स, निधि शर्मा जी की, LF बुक कंपनी से। 999 रुपये इसकी कीमत है, 360 पृष्ठों की किताब है। 17 महिला जो नेत्रियां हैं, विमेन पॉलिटिशियंस हैं, उनका ओवर पीरियड ऑफ पिछले करीबन 7.5 8 दशक में जो भारतीय राजनीति पर उन्होंने प्रभाव छोड़ा है और जो उनकी अपनी संघर्ष यात्रा रही है, उसकी जानकारी है। सिर्फ उसकी जानकारी नहीं है, आपको इसके माध्यम से 1950 60 70 80 के दशक में जो है, जो कंटेम्प्रेरी उस समय की जो पॉलिटिक्स चल रही थी, उसके भी बहुत सारे एनेक्डोटल आपको जो है एग्जांपल्स उसमें मिलेंगे, एनेक्डोट्स मिलेंगे। तो इसलिए इसको पढ़ें। और हमारे इस वीडियो के बाद अगर आपको, आप किताब पढ़ते हैं और आपको किताब पसंद आती है, या किताब में के बारे में भी आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यूट्यूब पर इस वीडियो के। और आज की चर्चा में ही समाप्त करेंगे। निधि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। आपकी अगली पुस्तक के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, और हम उसकी जो है प्रतीक्षा करेंगे। और दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और जल्दी मिलेंगे एक नई पुस्तक के साथ, और एक और ऑथर के साथ, और अपनी चर्चा जारी रखेंगे। निधि जी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।